हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बीपीएससी एईडीओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सामान्य अध्ययन के वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। और आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा होगा वो बुक, उस बुक को हम लोग गारंटी के साथ कंप्लीट करेंगे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन और पहली प्रैक्टिस सेट है हमारी। तो पहला क्वेश्चन से कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन, किससे संबंधित है? जो कुम्हार स्थल है वो किससे संबंधित? पाटलिपुत्र से है कि चंपा से है कि अंग से है? चौथा ऑप्शन है राजगीर से है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कुम्हार स्थल है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा है 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, चौथा ऑप्शन है 1 फरवरी से 31 जनवरी तक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? आपको ये बताना है जो भारतीय संविधान को संशोधन किए करके उसमें शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया? पहला है 1 अप्रैल 2010, दूसरा है 1 अगस्त 2010, तीसरा है 1 अक्टूबर 2010, चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर 2010 और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। जो भारतीय संविधान का संशोधन हुआ है उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आपको ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 370, तीसरा है अनुच्छेद 371, चौथा अनुच्छेद 395 और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जो अनुच्छेद 352 है हमारा, इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन से, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? पहला सप्तऋषि, दूसरा है मृग, तीसरा है वृश्चिक, चौथा है वृष और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। वह तारामंडल किसको कहते हैं जिसमें ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? उसे सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सप्तऋषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े 3 राज्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, है उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सबसे बड़ा राज्य है हमारा इन ऑप्शनों में, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश आ जाता है और तीसरे नंबर में आ जाता है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। पहला राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश है, फिर उससे छोटा महाराष्ट्र है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा है जॉन की, तीसरा है आर.सी. मजूमदार और चौथा ऑप्शन है वी.एस. स्मिथ, या फिर पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक। जो भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक की
लेखक हैं वे V.A. स्मिथ है। कौन है? V.A. स्मिथ जिसको बोलते हैं, इनके लेखक कौन है? V.A. स्मिथ हैं। यदि ये पूछ लिया जाए कि भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक V.A. स्मिथ द्वारा जो रचित की गई है, इसको किस सन में प्रकाशित किया गया, किस सन में लिखा गया है? तो 1904 में इसको प्रकाशित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास जो नामक पुस्तक है V.A. स्मिथ द्वारा लिखा गया है, इसको किस सन में प्रकाशित किया गया? तो 1904 में इसको प्रकाशित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? पहला है खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा है दुग्ध, तीसरा है चीनी, चौथा है निर्माण और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। जो बिहार प्रदेश में तेजी से विकास कर रहा है वो दुग्ध उत्पादन भी है, जिसको डेयरी उत्पाद कहते हैं, चीनी उत्पाद भी है और संस्करण स्मरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पांचवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार राज्य में तेजी से विकास कर रहा है वो उद्योग कौन है? चीनी भी है, दुग्ध उद्योग भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पांचवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है मोहम्मद यूनुस, तीसरा ऑप्शन है G.S. लाल, चौथा ऑप्शन है वहाल अली और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बिहार में 1937 में गठित किया गया था वो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया इसका नेतृत्व। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दूसरा है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चौथा ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो पटना लान गांधी मैदान है इसका नामकरण किया गया था भारत स्वतंत्रता के अवसर पर। कब किया गया था? जब भारत स्वतंत्रता पर अवसर हुआ था, जब इसको पटना लाल गांधी मैदान का क्या किया गया था? नामकरण किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लाल गांधी मैदान का नामकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए कब गिरफ्तार किया गया, ये कब पकड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1 फरवरी 1900 को, दूसरा है 2 फरवरी 1900 को, तीसरा ऑप्शन है 3 फरवरी 1900 को, चौथा ऑप्शन है 4 फरवरी 1900 को, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो बिरसा मुंडा है वो 3 अप्रैल 1900 को गिरफ्तार किया गया था। कब? 3 मार्च को ये गिरफ्तार किया गया था। जो बिरसा मुंडा है, जो बिरसा मुंडा है ये 3 मार्च को, 3 मार्च 1900 को इसको गिरफ्तार किया गया था। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो बिरसा मुंडा है, जो बिरसा है इसको सोते हुए गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 1900 को। याद रखेंगे इनमें से कोई ऑप्शन ये नहीं है जो कि इसको बिरसा को गिरफ्तार किया गया था। तो बिरसा को सोते हुए 3 मार्च 1900 को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? जो बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल है इसकी प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पहला है पुरा पाषाणिक संस्कृति, दूसरा है मध्य पाषाणिक संस्कृति, तीसरा है नव पाषाणिक संस्कृति, चौथा है ताम्र पाषाणिक संस्कृति और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो नव पाषाणिक संस्कृति है इसमें बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक है, इसकी रचना किस महान संत ने की थी। पहला है सलाल मसूद गाजी, दूसरा है दरिया साहेब, तीसरा है इमाम शाह फकीह, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक है, इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं दरिया साहेब। कौन है? दरिया साहेब। ऑप्शन नंबर बी दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। पहला है मलिक हुसामुद्दीन, दूसरा है इब्न बख्तियार खिलजी, तीसरा है इब्राहिम, चौथा है दरिया खान नुहानी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी है। कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई है ये बताना है। जो भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसको बोलते हैं, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, किसके द्वारा विकसित की गई है। पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, दूसरा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड के लिमिटेड द्वारा, चौथा है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। आपको ये बताना है कौन सी कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने सबसे पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन जो सेल फेरी बोट है इसका निर्माण किया गया। कौन सी कंपनी ने किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और किसने किया? प्रधानमंत्री। कब किया? मार्च 2024। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन जो सेल फेरी बोट है इसका उद्घाटन कब किया? तो मार्च 2024 में किया गया। किसने किया? जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है जो 30 जनवरी 2024 को, इसको कहाँ स्थापित किया गया? पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है जो 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया था, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या है। पहला पेप्सिन, दूसरा है पर ऑक्सीडेज, तीसरा है एमाइलेज, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह एंजाइम बताना है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ क्या करता है? मिलता है। तो क्या है? एमाइलेज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एमाइलेज उसे कहते हैं, वो उस एंजाइम को कहते हैं जो हमारे मुंह में भोजन के साथ क्या करता है? मिल जाता है, उसे हम एमाइलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग क्या है? एरिल है, दूसरा है थैलेमस, तीसरा ऑप्शन है बीजकोट, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लीची का खाद्य भाग है उसे क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रदीप्त कालिका की खोज किसने किया है। अब ये बताना है कि जो पौधा है उसमें प्रदीप कालिकता होती है, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया। पहला है गार्डनर और एलार्ड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एंटीवर्ड और सैलिस बरी के द्वारा, तीसरा है
थीमैन और स्कोप के द्वारा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज की थी वो गार्डन और इलार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गार्नर और इलार्ड के द्वारा। पौधे में जो प्रदीप्त कालिता होती है उसकी खोज गार्डन और इलार्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। अब ये बताना, जो स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं किनके द्वारा पौधे उनको ग्रहण करते हैं। पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है पानी, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्टोमेटा पत्तियों की सतह होती हैं तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो होता है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हमने छोटे छोटे छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। पहला है छिपकलियों का, दूसरा है मच्छरों का, तीसरा है काकरोचों का, चौथा है चमगादड़ का, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो छिपकलियों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरोलॉजी छिपकलियों को अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु विभक्त होंगे, ये बताना है आपको। तो पहला है 16, दूसरा है 8, तीसरा है 64, चौथा है 256, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने विभक्त होंगे? तो 256 विभक्त होंगे। कितने होंगे? 256 विभक्त होंगी। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं पश कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पौधे और पश की कोशिकाओं में अंतर ढूंढा जाए तो किसके द्वारा अंतर स्पष्ट दिखता है? पहला नाभिक के द्वारा, दूसरा एंजाइम के द्वारा, तीसरा कोशिका भित्ति के द्वारा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, या चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पौधे और पश में होती कोशिकाओं होती हैं उनका अंतर यदि देखा जाए तो कोशिका भित्ति का केवल होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति का अंतर होता है। बाकी नाभिक दोनों में पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है, और कोशिका भित्ति एक में होती है, एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए कोशिका भित्ति का अंतर इसमें देखा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डीकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है सैकरिन, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है एस्पार्टेम, चौथा है इलिटेम, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो एस्पार्टेम है वो कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर का भाग होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताना। जो कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सी है? पहला है पारा, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है सोडियम, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कमरे के ताप पर द्रव में स्थिर रहने वाली वो धातु कौन सी है? पारा है, जिसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा ये। हम लोग डेली 25-25 क्वेश्चन, 25-25, 26-26 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के समय इस बुक को हम लोग पूरी कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना हो और आपके अंक अच्छे प्राप्त हों। अगला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धतम रूप बताना है। कि जो लोहा हमारा होता है
जो विशुद्ध होता है वो किस रूप में पाया जाता है? पहला है स्टील, दूसरा है कच्चा लोहा, तीसरा है ढलवा लोहा, चौथा है पिटवा लोहा और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक साथ ही। जो अशुद्ध लोहा होता है वो क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। जो पिटवा लोहा होता है वो विशुद्ध रूप में होता है, अशुद्ध रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिटवा लोहा कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, टाइम पर मिलेंगे इसी क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।